चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। विरूर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ मानस, राजेश जी और अमित जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही मेरे एसेट शेर खान के सोमिल मेहता भी जुड़ेंगे। साथ ही 2026 के आउटलुक पर बात करेंगे वाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया जी से। इसके अलावा मार्केट टेक्निकल्स पर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से बातचीत होगी और आशीष से जानेंगे कि सिल्वर में जो तेज़ी चल रही है इसके क्या मायने हैं, और कोफोज बहुत थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, यतिन से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं। निफ्टी एकदम फ्लैट 26,040 पर, बैंक निफ्टी रेड में, मिड कैप इंडेक्स हल्का सा ग्रीन में। इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, अच्छा HFCL ने सर्किट लगा दिया बाय द वे, अपर सर्किट है ये, 10% की तेज़ी HFCL में। इसके अलावा सेल 4.25% ऊपर है। टाटा स्टील, वेदांता, मझगांव डॉक, सम्मान कैपिटल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको तेज़ी दिखाई देगी। और जो स्टॉक्स गिरे हैं उनमें IRFC, नुवामा वेल्थ, RVNL, साइंट और अदानी पोर्ट्स। फिर ये थे अब तक की बाजार की समरी। और आज रेलवे स्टॉक स्लाइटली बैकफुट पे और कुछ एग्रेसिव स्पेस जो है वो आज थोड़ा सा बैकफुट पे। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर रिवर्स स्टे लो। पैनल आपकी स्क्रीन पे मानस जी और राजेश जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित जी भी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर सोमिल मेहता जुड़ चुके हैं। सोमिल, गुड मॉर्निंग। आपके दो कॉल्स इस वक्त के। सोमिल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे दो कॉल्स होंगे। पहला होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में एक फ्लैग पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है। मिडिल स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सेल ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। टाटा स्टील में मुझे लगता है एक नई रैली ऊपर की तरफ शुरू हुई है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। स्टॉप लॉस वुड बी 168, छोटा स्टॉप लॉस है। ऊपर में टारगेट 185 के बनते हैं। दूसरा स्टॉक है VBL। यहां पर मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कट हुआ है। प्रीवियस वीकली क्लोज का ऊपर इस समय कट हुआ है। सो ग्रेट स्टार्ट। यहां पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली हो सकती है। स्टॉप लॉस वुड बी 480 और टारगेट रहेगा 515 पर। ओके, चलिए ये हो गई सोमिल जी की फ्रेश पिक्स इस समय की। अमित जी, आपकी दो पिक्स। जी अनुजी, इस समय की मेरी दो पिक रहेगी। OMCs में हम काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो पहला रहेगा हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो लगभग अभी 471 पे ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करें। 465 का स्टॉप लॉस रहेगा और 482 तक के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा स्टॉक जो मैं जाना चाहूंगा दैट इज टाटा स्टील। टाटा स्टील में हम अच्छा ब्रेकआउट देख रहे हैं 10, 20, 50 डेमा से। 173 के आसपास प्राइस है। 171 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 158 के टारगेट्स हैं। अमित जी, ये टाटा स्टील ऑलरेडी जा चुके हैं कॉल्स पे, तो आपसे गुजारिश अगर आप बदल पाए से, अदरवाइज गो विद वन। नहीं, I'll go with UPL then, अगर वो नहीं कवर हुआ। UPL 780 के आसपास है। यहाँ पे हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। 773 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स रहेंगे 795 पे। UPL आपके स्क्रीन पे 780 पर। तो ये एक कॉल हो गया जनाब। तो यहाँ पे 4 ट्रेड्स अब तक हो गए। राजेश सतपुते जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेन जी देखिए, एक बाय और एक सेल के साथ जाएंगे। तो एक सेल करेंगे साइंट। अब साइंट का चार्ट देखिए वीरेन जी, बहुत ज्यादा वीकनेस मुझे लग रही है। इसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल 1100 1110, ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था, वो तोड़ा है। लगता है कि 1050 तक जाएगा। तो 1100 के नीचे हमें सेल करना है। 1050 का टारगेट होगा, 1120 का स्टॉप लॉस। साइंट एक सेल करेंगे और एक लॉन्ग करके जाएंगे। मुझे लगता है वोल्टास, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वोल्टेज का ये लेवल अच्छा है। 1380 1390 ये सपोर्ट जोन है। तो कोई डिप भी आता है तो भी ठीक है, बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 1375 का। स्विंग का टारगेट, स्विंग का रेजिस्टेंस आएगा 1420 से लेकर 1430। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ओके, मानस जी बताइए आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन टाइटन पे है। टाइटन पे मैंने मॉर्निंग में भी कमेंट किया था। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है। आई थिंक करंट लेवल्स पे टाइटन में खरीदारी की जा सकती है। 3984 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4100 4100 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो मेटल स्पेस से है। JSW स्टील में खरीदारी करनी है। कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज हायर टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन मिला, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो 1094 के स्टॉप लॉस से JSW स्टील में खरीदारी करेंगे 1125 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए JSW स्टील पर एक बाइंग की रिकमेंडेशन। अब आगे बढ़ते हैं। 2026 आने वाला है। 2025 के बस 3 ट्रेडिंग सेशन बचे। वाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी ने 9% के रिटर्न्स दिए, लेकिन ये साल खराब ही रहा। एक तो हमने पूरी ग्लोबल मार्केट को अंडर परफॉर्म किया
और स्मॉल कैप में गिरावट रही। ऐसे में लोगों के पोर्टफोलियोज काफ़ी हर्ट हुए इस साल में। 2026 को लेकर आपका क्या व्यू है? अनुज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, आपको और आपके सभी दर्शकों थैंक यू। को। तो 2026 के साल को अनुज जी, आई थिंक दो भाग में हमको डिवाइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाले, मतलब इक्वल दो भाग नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट पहले दौर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो चल रहा है मोर ऑफ द सेम या इसी तरीके का माहौल रहेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल मार्केट या ग्लोबल मार्केट की वजह से, खास करके यूएस इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पे हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस इंप्रूव होते हुए भी बाहर के माहौल की वजह से मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। और जब तक ये करेक्शन नहीं होगा तब तक मुझे ऐसा लगता है हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो एक तलवार लटक रही है काफ़ी समय से, ये एक बार गिरे और मामला आगे बढ़े तो ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में पहला दौर तो ये रहेगा जहाँ पे जैसा अभी चल रहा है उसी तरीके का एक इंडिफरेंट रेंज बाउंड, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, इस तरीके का माहौल रहेगा। शायद एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है बाहर के माहौल की वजह से। और सेकंड पार्ट जो मैंने बताया, दूसरे दौर में शायद हम लोगों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट या अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे प्रोवर्बियली इंग्लिश में बोलते हैं, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, उस तरीके का माहौल समझ में आ रहा है। अरे बाप रे, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, तो थोड़ा सा और पेन झेलनी पड़ेगी। आपको भी वैसे नववर्ष की शुभकामनाएं। थीम्स के हिसाब से 2026 में आप सबसे ज़्यादा बुलिश कहाँ पर हैं? तो अनुज जी, एक्चुअली क्योंकि मैंने बताया कि मोर ऑफ द सेम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे अभी आप देखिए मार्केट में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन अक्रॉस द सेक्टर्स कोई ना कोई स्टॉक पिकिंग या बॉटम अप काम करने की वजह से अल्फा जनरेट कर पा रहे हैं हम लोग। तो उसी तरीके का एक स्टॉक स्पेसिफिक या बॉटम अप तरीके का मार्केट रहेगा। बिकॉज वैसे भी आपने जैसे बताया ओपनिंग कमेंट्स में, कोई ऐसा क्लियर स्मॉल कैप या किसी सेक्टर में ऐसा कोई क्लियर ट्रेंड है नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग मार्केट टाइप ही रहेगा। और अगर आप सेक्टर्स की बात करें, मतलब फर्ज कीजिए कि अगर सेक्टर सिलेक्ट करना ही है, तब मुझे लगता है कि जो हमारा जो सेक्टर है, जैसे कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड जो कंपनीज हैं, मुझे लग रहा है कि उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ अभी भी है और आगे भी देखने को मिलेगी। और काफ़ी सारे जो नए लिस्टिंग्स वगैरह की बात हो रही है कैपिटल मार्केट्स सेक्टर को लेकर के, तो उससे एक उत्साह रहेगा कैपिटल मार्केट्स के सेक्टर्स को लेकर के। बट अदरवाइज मुझे ऐसा कोई क्लियर ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी आपको 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं। ये जो आपने कहा 2026 का फर्स्ट हाफ भी ऐसा ही जुझारूपन, साइडवेज कंसोलिडेशन, इसमें क्या कमोडिटीज डोमिनेट करेंगे? क्या लुक एट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, सबको देखिए आप, ताबड़तोड़ तेजी। क्या इस फेज में जब आप इक्विटीज को साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन मेटल्स का, प्रीशियस मेटल्स का, इंडस्ट्रियल मेटल्स का डोमिनेशन जारी रहेगा? क्या लगता है? सो वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं एक्चुअली अगर आप देखें तो जो ये इंटरनेशनल सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है यूएस मार्केट्स को लेकर के, यूएस इकोनॉमी को लेकर के, एक जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को प्रेशियस मेटल्स और दूसरे जो कमोडिटीज है उसमें एक तरफ से तेजी देखने को मिली। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक रीजंस को देखें तो फर्ज कीजिए कि जैसे भी चाइना का जो अर्निंग्स डेटा है या चाइना का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है जो न्यूज में हेडलाइंस में आ रहा है, तो अगर वर्ल्ड ओवर यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रेट कट्स की बातें हो रही है, चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है, अदर देन एक्सपोर्ट्स चाइना में डोमेस्टिक इकोनॉमी में स्लोडाउन है, तो अगर वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है और इकोनॉमीज में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये प्रेशियस मेटल्स और कमोडिटीज में जो तेजी है, ये एक तरीके से रिस्क एवर्जन या यूएस इकोनॉमी, यूएस डॉलर, इन सब चीजों का जो अनसर्टेनिटी उसको लेकर के एक रिस्क एवर्जन चल रहा है। तो ये भी कब तक चलेगा ये डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे, जैसे मैंने पहले बताया, एक बार यूएस की इकोनॉमी, यूएस का मार्केट जो तलवार लटक रही है, एक बार ये सेटल होना चाहिए, एक बार हमको एक गिरावट मिलनी चाहिए, चीजें कूल ऑफ होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये पहली बात है। और दूसरी बात, जैसे जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है, तो हम लोग भी ये मल्टी एसेट, इस तरीके के एसेट एलोकेशन फंड्स चलाते हैं, काफी समय से चलाते हैं। हमारे जो भी रिलेटिव वैल्यूएशंस के इंडिकेटर्स हैं कि भाई इंडियन इक्विटी वर्सेस ग्लोबल इक्विटी या इक्विटी वर्सेस गोल्ड,
ये जितने भी रिलेटिव वैल्यूएशन के पैरामीटर्स जो है वो पिछले एक साल में हम लोगों का गोल्ड एक्सपोजर मुझे लग रहा है 24% से लेकर के अब हम लोग 10.5-11% पे आ गए हैं। तो रिलेटिव वैल्यूएशंस में तो इंडियन इक्विटी वर्सेस फॉरेन इक्विटी, इक्विटी वर्सेस गोल्ड, ये सब रिलेटिव वैल्यूएशंस अगर देखते हैं तो धीमे धीमे इक्विटी की तरफ सुई उस तरफ मुड़ रही है एक्चुअली, अगर आप मुझे पूछें। अच्छा, एक चीज़ और, आई मीन जो जो दो बड़े मुद्दे हैं उसमें से एक को तो हमने एड्रेस कर लिया यहाँ पे, कमोडिटीज़। एक है आईटी। ये पूरा साल मेरे ख्याल से आईटी का डोमिनेशन था यूएस में, एआई स्टॉक्स का। आप हमारी कन्वेंशनल आईटी कंपनीज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? अभी हमारे आईटी में बहुत स्कोप है चलने का, अभी भी हम ऑल टाइम हाई से बहुत दूर हैं, और इसी बीच कोफोर्ज की ये डील, जब वो इतना बड़ा, अगर आप देखें तो एक दाव खेलते हैं टू एक्वायर एआई कंपनी, कैसे ट्रीट करना चाहिए आईटी को इस वक्त, एंड कन्वेंशनल आईटी एंड वो आईटी कंपनियां जो कि एआई पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जिसको मोटे तौर पर मिड कैप आईटी से ज़्यादा आप कोऑर्डिनेट करके बात करते हैं। यू टेक ऑन आईटी एंड दो भाग, दो धड़े, मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी। तो वीरेंद्र जी, एक्चुअली पहले भी आपके शो में आपसे अनुज सर से बात हुई है कि भाई मैं तो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले भी हमारी ये बात हुई कि उसको आईटी को एक कॉन्ट्रा कॉल की तरफ देखना चाहिए। और जितना लोग मतलब अगर मार्केट को लेकर के जितना लोग घबराते थे, उतना खराब अल्टीमेटली इस साल में आईटी का, खास करके पिछले 3-6 महीने में उतना खराब परफॉर्मेंस रहा नहीं। एक्चुअली रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो धीमे धीमे कहीं ना कहीं पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एआई की बात भी करें तो भी अल्टीमेटली इंडियन आईटी कंपनीज, आईटीएस सर्विसेज कंपनीज जो हैं वो अपनी जगह बनाती हुई नजर आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए क्या होता है, कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको लेकर के एक उत्साह होता है, एक इन्वेस्टमेंट साइकिल बनता है। लेकिन शुरुआती तौर पे आप विनर्स और लूजर्स नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई 1999 में जब इंटरनेट की तेजी आई तो मार्केट तो ये बता था कि नेटवर्किंग इक्विपमेंट और ऑप्टिकल फाइबर केबल और यही सब इंटरनेट के विनर्स रहेंगे। लेकिन आने वाले 10-15 साल में क्या हुआ वो हम सब हमारे सामने है। तो एआई को लेकर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 10-15 साल लगेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इट इज टू अर्ली कि हम विनर्स और लूजर्स डिक्लेयर कर दें, ये इसके लिए बहुत जल्दी है ये अभी। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन आईटी कंपनीज का फिर भी स्पेस रहेगा इम्प्लीमेंटेशन में और इनोवेशन में, और आगे जाकर के एडजस्ट करने में, पार्टिसिपेट करने में काफ़ी समय भी मिलेगा, काफ़ी मौके भी मिलेंगे। और मुझे अभी भी लगता है, जैसा पहले हमने बात की है, कि भाई ये इसको एक कॉन्ट्रा और रिलेटिवली आउट परफॉर्मर के तौर पे देखना चाहिए। और हमारे पोर्टफोलियोज में भी हमने देखा है ये परफॉर्मेंस। अच्छा, कैपिटल मार्केट की थीम की आपने बात कर ली, एक और थीम जो इस साल थोड़ा सा डिजास्टर रही वो थी ईएमएस स्पेस, खासतौर से साल का सेकंड हाफ। क्या ये स्टोरी अब डेड है या फिर एक अपॉर्चुनिटी दे रही है जिन्होंने पहले इस रैली को मिस किया था? सारे स्टॉक्स जो हैं वो करीब करीब 30 से लेकर 50% से ज़्यादा करेक्ट हुए हैं इस साल। तो अनुज जी, एक्चुअली एक समय मतलब में 2017-18 में डिक्सन की लिस्टिंग हुई और उसके बाद काफी और भी देखने को मिला हम लोगों को। एक तरीके से एक उत्साह बन जाता है मार्केट में, एक चीज को, वैल्यूएशन को एक्सट्रापोलेट कर दिया जाता है और फिर काफी उसमें एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, स्टॉक के दाम आगे चले जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं पे एक करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उस तरीके से ग्रोथ रेट सस्टेन नहीं हो पाता है फिर। सो आई थिंक ये एक एडजस्टमेंट प्रोसेस है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई जैसे बोलते हैं कि भाई डन एंड डस्टेड, ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इंडिया का जो इस पूरे के पूरे स्पेस में इंडिया का जो पेनिट्रेशन है या आगे जाकर के जो पोटेंशियल है वो किसी भी तरीके से डिसरप्ट नहीं हुआ है। ये केवल एक आप उसको स्पीड बम्प देख सकते हैं या एक तरीके से कंसोलिडेशन या करेक्शन का फेज देख सकते हैं। लेकिन जो एक डोमिनेंस है या जो एक प्रेजेंस इंडियन कंपनीज का बन रहा है वो किसी भी तौर पे खत्म नहीं हुआ अभी तक, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा आशीष जी, 2020 से लेकर 2024 जून तक एक स्पेस जिसने बहुत पैसा बना के दिया था वो थी पीएसयूज, और पीएसयूज में आपकी रेलवे कंपनियां और पीएसयूज में आपकी डिफेंस कंपनियां। अब चाहे जो इस वक्त स्थिति है, जो पॉलिटिकल प्लेसमेंट है, एंड स्पेशली जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसके बाद आपके कई फ्रंट हैं ओपन। डिफेंस पर आपका टेक क्या है ऐसे में? आज एक बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक इमरजेंसी एक्विजिशन को लेकर, आप कैसे डिफेंस को डील कर रहे हैं? और रेलवे आफ्टर दिस प्राइस हाइक, क्या ये दो थीम एक बार फिर से
अप्रोच करनी चाहिए क्या लगभग 1.5 साल की समय अवधि के बाद? मतलब जून 2024 से लेकर 2025 के अंत तक की बिल्कुल ठंडी पड़ी रही थी। अब कुछ इंटरेस्ट बन रहा है आपका ग्रेजुअली इसमें? तो वीरेंद्र जी एक्चुअली क्या है कि एक चीज मतलब मेरे को याद है 2024 जून या जुलाई आते आते मैं कुछ डेटा देख रहा था, तब तक के डिफेंस सेक्टर का 5 साल का कंपाउंडेड रिटर्न 60% CAGR था। तो ऐसा तो मैंने बहुत रेयरली कभी कोई ऐसा इंडेक्स या कोई स्पेस देखा है जिसका 5 ईयर CAGR 60% कंपाउंडेड देखने को मिले। तो क्या है कि भाई ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट है या ऑन ग्राउंड ये सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस या सेलियंस है वो तो कतई खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है कि शेयर के दाम जो है वो पिछले साल ही नजर आ रहा था कि भाई काफी चल चुके थे। और दूसरी बात अगर आप देखें वीरेंद्र जी, ये भी है कि भाई मार्केट तो रिलेटिव वैल्यूएशन पे चलेगा। तो अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशंस की बात करें तो उसके बाद जून 2024 तक का हमने जिक्र किया, उसके बाद देखिए थोड़े समय तक टॉप परफॉर्मर हेल्थ केयर सेक्टर रह चुका, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर कंजम्पशन, फिर आईटी। तो क्या है कि मार्केट में क्लियरली एक रोटेशन देखने को मिल रहा है 2021 के एंड से लेकर के 2024 के ये इलेक्शन पीरियड तक जो चला वो 2024 इलेक्शन पीरियड से लेकर अब तक नहीं चला और मार्केट में हम लोगों को एक रोटेशन देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिलेटिव वैल्यूएशन देखेगा और ये रोटेशन जो है ये इसी तरीके से बरकरार रहेगा। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 6-9 महीने में ये रोटेशन की शुरुआत हुई है, तो फिर से मार्केट पिछले तेजी के विनर्स की तरफ जाता हुआ मुझे तो नहीं दिखता है एक्चुअली। आई थिंक ये जो रोटेशन दूसरी तरफ हो रही है अभी। ऑलराइट, रोटेशन दूसरी तरफ हो रही है यहाँ पर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 2025 में बहुत बड़ी हमारे लिए जो पेन पॉइंट रही वो थी एफआई की कांस्टेंट सेलिंग, और कुछ हद तक ये लाजमी भी है क्योंकि हमारी मार्केट में रिटर्न्स नहीं थे और एफआईएस को बाकी जगह बहुत शानदार रिटर्न्स देखने को मिले। क्या 2026 में कमबैक एक्सपेक्ट करें या 2026 में भी आपको लग रहा है एफआई सेलिंग इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी? तो अनुज जी, जो मैंने 2 फेज बताए उसमें पहले फेज में तो ऐसा ही रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं में ये यूएस इकोनॉमी, यूएस मार्केट, ये एआई वगैरह जो मामला है, मैं डेफिनेटली किसी भी तरीके से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एआई, मैं तो कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है ये, इसके काफी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होंगे आगे जा करके। लेकिन एक तरफ से ये जो एक तरफा रैली चल रही है यूएस में, देखिए हम इंडिया में बैठे हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा मार पड़ी नहीं पिछले 10 साल में, क्योंकि यूएस के बाद सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट डॉलर्स में इंडिया का ही रहा है। लेकिन जब यूएस में इतनी भारी तेजी रही है तभी आप दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स का हाल देखिए तो आपको समझ में आएगा कितना बुरा अंडर परफॉर्मेंस इमर्जिंग मार्केट्स का टोटली हुआ है। हमारा तो पिछले 1 साल में अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स का पिछले 10-15 साल से यूएस के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे जब ये जो पहले भी मैंने जिक्र किया कि भाई यूएस का इकोनॉमी, यूएस मार्केट, ये कहीं ना कहीं जब तक थोड़ा कूल ऑफ नहीं करता, थोड़ा करेक्ट नहीं करता, तब तक इसी तरीके का हमको माहौल देखने को मिलेगा। बट जो ही आपको यूएस में कोई करेक्शन नजर आता है तो तब जाकर के पैसा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ, और खास करके इंडिया, क्योंकि इंडिया का अगर आप देखें तो 1 साल से हम लोग सेम लेवल पे हैं। जब 1 साल से इंडेक्स सेम लेवल पे रहता है तो 10-12-15% ऐसे ही सस्ता हो जाता है, ऊपर से करेंसी का 8-9%, और उसके ऊपर इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स का 25-30% का अंडर परफॉर्मेंस। तो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस तो हमारी तरफ बन रही है, लेकिन वहां का माहौल थोड़ा कूल ऑफ हो तब जाकर के पैसे की मूवमेंट हम लोगों को दूसरी तरफ देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड 2026 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी में तूफानी तेज़ी, पहली बार 1 किलो चांदी का दाम 2.5 लाख के पार निकला है। एक बार आशीष के पास चलते हैं, वापस रिविजिट करते हैं इसे। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और चांदी में जो आंधी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार इस थीम को हम हाईलाइट कर रहे हैं। ज़बरदस्त गेंस बने, इस साल सबसे ज़्यादा पैसा बना, 160% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन खास बात है कि पिछले 6 सेशन में देखें तो 25% से ज़्यादा का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, और ये 1950 के बाद सबसे बड़े एक तरफा गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिले। असेट क्लास के लिहाज से भी देखें तो दुनिया की सबसे सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल असेट क्लास बन गया। सबसे पहले गोल्ड है,
फिर सिल्वर आ जाता है, फिर एनवीडिया है। और ख़ास बात है कि अब पूरी दुनिया भर की नज़रें चांदी पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि आप देखिए इलॉन मस्क की तरफ से भी यहाँ पर एक्स पर एक पोस्ट देखने को मिला, जिन्होंने बताया कि अब ये एक चिंता का कारण है जिस प्रकार से सिल्वर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एक तरफा बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। एक तो ग्लोबल शॉर्टेज है, डिमांड और सप्लाई में देखें तो बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आगे के फोरकास्ट छोड़ दीजिए, आप इसी साल का आप देखें तो 1.1 बिलियन आउंसेस के आसपास की जो है ग्लोबल सप्लाई, लेकिन 1.24 बिलियन आउंसेस ये ग्लोबल डिमांड है। यानी यहाँ पर ही आपको एक मिसमैच नज़र आ रहा है। और चाइना आप देखें तो नए साल से शुरुआत कर रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और चाइना बड़ा सब्सटैंशियल है, क्योंकि 60 से लेकर 70% ग्लोबल सिल्वर की जो सप्लाई है वो चाइना के हाथ में है। इसके अलावा जो फेड की तरफ से रेट कट्स देखने को मिल रहे हैं, डॉलर में कमजोरी आ रही है, डॉलर इंडेक्स लुढ़क रहा है, तो इसका भी आप देखें तो एक सीधा असर देखने को मिलता है। तो लगातार बड़े गेंस और इनफैक्ट इस साल सबसे मैसिव रैली आपको चांदी में नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो ये इस समय चांदी में एक तूफानी रैली। अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मार्केट्स को लेकर। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट पर बात करें इससे पहले तो मेटल्स पर ही बात करनी बनती है। जिन्होंने ये रैली मिस की, क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है या अब ये थोड़ा सा काफ़ी मामला रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ख़राब हो चुका है? आपका क्या व्यू होगा, और अगर कोई मेटल्स में पिक हो तो वो कौन सी होंगी? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। और क्योंकि बात मेटल्स की हो रही है, थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा मैं। हमने 2 महीने पहले दिवाली पिक्स में हिंद कॉपर रेकमेंड किया था आपके चैनल पर, और हिंद कॉपर 50% ऊपर है लेस देन 2 मंथ्स के टाइम फ्रेम में। तो मेटल्स की जो रैली है काफी मजबूत है, और ऐसे मार्केट में भी मेटल इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। लास्ट वीक में भी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा, और जो टॉप 2 पिक्स रहेंगी मेटल्स में इस वीक के लिए, मेरा ये मानना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल को यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है। आज के पहले 1 घंटे के सेशन में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कैश में, और पोजिशनली हमें लगता है कि 150 रुपए तक के टारगेट्स आपको सेल में देखने को मिल सकते हैं। 131 के स्टॉप लॉस से बाई करें, 135 136 के आसपास इसे बाई करें, 131 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेटल्स में सेल सबसे बेहतरीन पिक है। दूसरा रिकमेंडेशन रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी सिमिलर सेटअप है। स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है 4-5 सेशन, और आज ब्रेकआउट करने का यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहा है। मेरा ये मानना है तकरीबन 185 तक के टारगेट्स टाटा स्टील में भी देखने को मिल सकते हैं। 168 का एक स्टॉप लॉस लगाए और यहाँ पर भी लॉन्ग किया जा सकता है। तो ब्रॉडर निफ्टी एक तरफ चल रहा है, बैंक निफ्टी एक तरफ चल रहा है, और मेटल इंडेक्स जो अपने आप में एक बुल रन में है, तो आई थिंक स्ट्रेंथ के साथ स्टिक करना चाहिए। और मेटल्स जैसे आपने कहा कि यहाँ पर डोमिनेंट सेक्टर है, मोमेंटम यहाँ पर काफी मजबूत है। ओके, मेटल्स का डोमिनेशन कायम है। शुरुआत आपने दोनों ही कॉल्स मेटल्स से करी। ये राहुल जी, आज मतलब नॉट एग्जैक्टली टुडे बट ये हफ्ता और पिछला हफ्ता ओआई जहाँ पे मेजर शफल हो रहा है दिसंबर से जनवरी में जाते हुए, वो है रेलवे और डिफेंस। इन 2 पॉकेट्स में जो सडनली इमर्ज हुई हैं लास्ट मंडे से, इन पे आपका टेक क्या है? जी अभी को देखिए, पिछले वीक में रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन था। इनफैक्ट आईआरसीटीसी का अगर हम सेटअप देखें तो बड़े वॉल्यूम्स के साथ में वीकली चार्ट्स पर रिवर्सल हुआ है। पिछले वीक में इनफैक्ट जो एक मल्टी वीक स्टॉक के अंदर अंडर परफॉर्मेंस था वो रिवर्स होता हुआ दिखा है, और 700 के ऊपर यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर व्यू चेंज हो जाता है जनवरी सीरीज के लिए। तो हमारा मानना है कि 750 तक के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस में, और अगर ये स्ट्रक्चरल रैली चल जाती है तो तकरीबन 800 के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसे 1 लेवल या 1 टारगेट एट टाइम लेकर के चलिए। और रेलवे में अगर कोई पिक ले रहा है तो आईआरसीटीसी का सेटअप सबसे बेहतरीन है। 680 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और जहां तक डिफेंस का बात है, डिफेंस में देखिए रिकवरी जरूर देखने को मिली है पिछले वीक में, लेकिन हमारा ये मानना है कि बाउंस बैक है। काफी ओवरसोल्ड लेवल्स पर थे, जैसे स्टॉक्स लाइक HAL या फिर मजगांव डॉक या फिर कोचिन शिपयार्ड। तो एक बाउंस बैक यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। रिवर्सल है कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देना होगा। इनफैक्ट जो एक्सपायरी है उसके बाद काफी क्लैरिटी आती हुई दिखेगी कि रोल ओवर्स वगैरह कैसे वो हिसाब से व्यू लेके चला जा सकता है। लेकिन आई थिंक इन दोनों में से रेलवे स्टॉक्स यहाँ पर काफी मजबूत दिख रहे हैं, खास करके जो वॉल्यूम्स है वो अंदेशा वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हुआ है पिछले वीक। आखिरी सवाल, अगला हिंदुस्तान कॉपर क्या है? 2026 के लिए आपकी टॉप पिक क्या रहेगी? ये थोड़ा सा मुश्किल है बोल पाना, बिकॉज जो हिसाब से मार्केट रहा है। लेकिन अगर हम हमारे दिवाली पिक्स के बास्केट्स में से देखें तो हमने काफी यहाँ पर जो मिड और स्मॉल
कैप है वहां पर कैटेगरी में लिया, जैसे स्टॉक्स लाइक सम्मान कैपिटल, हिंदुस्तान कॉपर, बैंक ऑफ इंडिया, स्विगी। तो मुझे लगता है कि बास्केट बनाकर के चलिए, एक सिंगल स्टॉक पर यहाँ पर बेट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ब्रॉड बेस्ड रैली अब तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन आई थिंक जो बाकी हमारे दिवालिया पिक्स है जैसे स्विगी या बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इनमें ध्यान दिया जा सकता है डिलीवरी पर्सपेक्टिव से। चलिए राहुल जी, ये अच्छा आपका नोकिया का फ़ोन है क्या आपके पास? वो रिंगटोन तो ऐसी लग रही है। कोई मैंने कहा कि हमारा लाइनरिंग है, नोकिया जैसी घंटी बजती है इसकी। हाँ, वही वो रिंग बस वैसी लग रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक पर अपना व्यू देने के लिए। अब बात करते हैं आज कोफोर्ज की। क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे काफ़ी वॉलेटाइल है स्टॉक, क्योंकि मार्केट में व्यू डिवाइडेड है इसको लेकर कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बार यतिन से इस पूरी डील को वापस समझते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर हम कोफोर्ज की बात करें तो आईटी क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन यहाँ होने वाला है। और अगर हम यूएस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की बात करें तो एनकोरा का ये एक्विजिशन करने वाला है, जहाँ 100% ये लोग ये एक्विजिशन करने वाले हैं। एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम डील की बात करें तो बहुत ही बड़ी है, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का ये डील साइज आपको माना जा रहा है। और आईटी क्षेत्र में अभी तक के ओवरसीज एक्विजिशन में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन, जहाँ एंटरप्राइज वैल्यू लगभग $2.35 बिलियन और अगर हम बात करें तो 1815 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। और कुल मिला के एनकोरा के शेयर होल्डर्स को लगभग 9.4 करोड़ शेयर्स इशू करेगा कोफोर्ज प्रेफरेंशियल इशू के जरिए। अगर हम बात करें तो यहाँ एडवेंट और वॉबक पिंकर्स जैसे बड़े शेयर होल्डर्स शामिल हैं, जहाँ पोस्ट डील लगभग 20% कोफोर्ज का ये लोग होल्ड करेंगे। अगर हम बात करें एनकोरा की तो अभी तक का जो इनका सफर है काफी शानदार रहा है। कंपनी की ग्रोथ काफी सॉलिड रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में ये जुड़ी हुई सबसे बड़ी कंपनी नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखाई पड़ रही है। जहां ऑब्वियसली अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो हाईटेक, हेल्थ केयर, बीएफएसआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस है और क्लाइंट बेस भी बड़ा है, जिसके कारण जो क्रॉस सेलिंग है और जो इंटीग्रेशन है कोफोर्ज के लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है आगे जाके। अगर हम बात करें तो टर्नओवर किस तरीके से है, एनकोरा की बात करें तो FY26 में एक्सपेक्टेशन ये है कि $600 मिलियन के आसपास की आय दिखेगी। और हमने कोशिश ये की है कि कंबाइंड एंटिटी का भी आपको पिक्चर बताएं। तो अगर हम बात करें कोफोर्ज की और एनकोरा की तो दोनों का कंबाइंड एक्सपेक्टेशन FY27 में अगर हम देखें तो $2826 मिलियन के आसपास की आपको आय आती हुई नजर पड़ेगी। मार्जिन्स पॉजिटिव रहेंगे, 14% के अपवर्ड्स रह सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो $280 मिलियन के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी FY27 में आपको होती हुई नजर पड़ेगी। और ईपीएस की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी का कहना यह है कि ईपीएस एक्रेटिव रहेगी, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें कोफोर्ज में जो कमेंट्री रही है वो ये रही है कि एनकोरा लगभग 8.5 सालों में 5 गुना से ज़्यादा ग्रो हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो एक्विजिशन है इसमें कंपनी अपनी मैट बनाने वाली है और नॉर्थ अमेरिका में आगे जाके लगभग $1.5 बिलियन तक का बिजनेस आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम बात करें ओवरऑल कंपनी के कमेंट्री की तो इनका मानना यह है कि जो कंपनी का डेट है एनकोरा का वो आगे जाके शायद फॉरेन डोमिनेशन में वो रीफाइनेंस करा दें, उसका कॉस्ट ऑफ फंड गिर जाए या QIP के जरिए भी ये आपको रीपे होता हुआ नजर पड़ेगा। अभी तक सारे के सारे ब्रोकरेजेस जो हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव स्टांस बनाए हुए हैं कोफोर्ज पे इस एक्विजिशन को लेके। शुक्रिया यतिन, तो ये पूरी की पूरी डील अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट में कोई मूव नहीं है, लग रहा है मार्केट छुट्टी के मूड में न्यू ईयर की। इस शो को समेट रहे हैं और इसके बाद कंचन और श्रेय आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।